हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम करने वाले हैं यूटेट पेपर सेकंड 2020। इससे पहले हम लोग यूटेट फर्स्ट के काफ़ी सारे सेक्शन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और करते हैं हम आज यूटेट सेकेंड पेपर का एक सेक्शन जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी। हम लोग इस पेपर को आज इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हिंदी में भी सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स इज कॉल्ड एज। ऐसी कौन सी स्किल होती है जिसकी वजह से हम विजुअल इमेजेस बना सकते हैं या पैटर्न बना सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं: स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो जिन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हैं, पैटर्न्स बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 2। पीपल विद IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 109 हैव। जिन लोगों का IQ स्कोर जो होता है वो 90 से 109 होता है, ठीक है, तो उनकी इंटेलिजेंस कैसी है? सुपीरियर इंटेलिजेंस, हाई एवरेज इंटेलिजेंस या लो इंटेलिजेंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज इंटेलिजेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? ठीक है, एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। तो इन तीनों में से कौन से इंक्लूड होता है इसमें? तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, यानी तीनों चीज़ें ये सही हैं। अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंस है तो वो अपने इमोशंस को भी रेगुलेट कर सकता है कि कहाँ पे एक्सप्रेस करना है कितना और कितना एक्सप्रेस नहीं करना है, एक्सप्रेशन को भी। और एक्यूरेट अप्रेजल का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को या किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से एनालाइज वो कर सकता हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि एक स्टेटमेंट और अफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट द टीवी प्रोग्राम आर अट्रैक्टिव सो चिल्ड्रन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इन वॉचिंग देम। कहना ऐसा है रिसर्चर का कि टीवी प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाया जाता है जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम देते हैं। अब इसका अफेक्ट क्या है? इस वजह से जो उनकी रीडिंग करने की हैबिट है, बाहर जाकर खेलने की जो हैबिट है वो कम होती जा रही है। तो अब हमें इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि स्टेटमेंट और अफेक्ट दोनों ही सही हैं। स्टेटमेंट सही है पर अफेक्ट गलत है, स्टेटमेंट गलत है अफेक्ट सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट और अफेक्ट दोनों ही सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ अ हेल्दी पर्सन? ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वन हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हिज फीलिंग्स एंड लिमिट, जिसको अपनी भावनाओं, सीमाओं और स्वयं के प्रति जागरूकता हो, जो अपने आप को एक्सेप्ट करता हो, जो कि पास्ट में ना जीता हो और ना ही फ्यूचर की सोचता हो, वो प्रेजेंट में जीता हो। तो इनमें से एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्वालिटीज़ हैं? तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऑप्शन है और जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें हेल्दी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें सही हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है? संज्ञानात्मक कौशल क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं इसके। एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन, इमोशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी को हम कहते हैं, या दूसरों की मदद करने की डिज़ायर को हम कहते हैं, यानी इच्छा को हम कहते हैं, या एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में अगर हम एंगेज हैं तो क्या उसको कॉग्निटिव स्किल कह सकते हैं, या फिर हमारे अंदर एबिलिटी है मतलब सुनने की और एम्पैथेटिक, यानी कि किसी की तरफ एम्पैथी की, तो क्या ये हमारी कॉग्निटिव स्किल है? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो इंसान क्रिटिकल थिंकिंग में एंगेज होगा वो यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है या अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को अच्छा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, हमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। फिजिकल डेवलपमेंट, हमें देखना है कि फिजिकल डेवलपमेंट कॉलम बी के किस चीज़ से रिलेट करता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें गेम्स और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट के साथ गेम्स और एक्सरसाइज रिलेट करता है। मेंटल डेवलपमेंट के साथ रिलेट करता है लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट तब होगा जब हम लैंग्वेज सीखेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे। मोरल डेवलपमेंट में होता है मोरल स्टोरीज, और सोशल डेवलपमेंट में होता है ग्रुप वर्क। जब हम टीम में काम करेंगे तभी हमारे अंदर वो सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए जो सही कॉम्बिनेशन इन मैच द फॉलोइंग का है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि कॉलम बी के ए का आंसर है थर्ड, बी का फर्स्ट। इस तरीके से जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर ए इसमें।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन कॉग्निटिव बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बिहेवियर, उसके कॉग्निटिव बिहेवियर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का एक इंटरैक्शन है, ये चीज़ किसने कही थी? जीन पिगेट, ब्रूनर, एल्बर्ट बेंडूरा या फिर बीएफ स्किनर ने? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट बेंडूरा। एल्बर्ट बेंडूरा ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें कि ये सब बातें उन्होंने कही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वॉट एवर इज टॉट टू द चिल्ड्रन इट शुड बी रिपीटेड, रिवाइज्ड एंड यूज्ड टाइम टू टाइम, दिस इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ थ्रॉन्डिक। थ्रॉन्डिक ने बहुत सारे लॉ दिए थे, ठीक है, उस लॉ में से किस लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखाई गई है तो उसको रिपीट कराया जाए, रिवाइज कराया जाए और उनको यूज़ कराया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, तभी वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया? तो लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड एट मेमोरी लेवल लर्निंग इज, मेमोरी लेवल की जो लर्निंग होती है उसमें एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, तो वो सीक्वेंस कौन सा होता है? तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि 4 वर्ड से मिलकर बना है, परसेप्शन, रिकॉग्निशन, रिटेंशन और रिकॉल। तो इसमें जो सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर डी में, परसेप्शन। यानी सबसे पहले हम लोग उस ज्ञान को लेते हैं, ठीक है, परसीव करते हैं, तो परसेप्शन होता है। उसके बाद उस ज्ञान को, उस नॉलेज को हम अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं, यानी रिटेंशन। तो पहले परसेप्शन आएगा, उसके बाद रिटेंशन आएगा, फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, तो रिटेंशन के बाद आएगा रिकॉल, और फिर हम जो भी चीज़ हमें पहचाननी होती है, जो भी रिजल्ट होता है, फिर वो हम दे देते हैं, यानी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो जो इसका इवेंट होगा वो होगा परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। ये इसका पैटर्न होगा या ये इसका सीक्वेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स आर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है? 4 इसमें ऑप्शंस हैं। एज एंड मैच्योरेशन से, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड विलिंगनेस या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर होगा सभी फैक्टर से अफेक्ट होती है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ दिस सब्जेक्ट मैटर और द एक्टिविटी टू बी टॉट मे नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, देन? कहने का मतलब ये, बच्चों को जो चीज़ सिखाई जा रही है अगर वो उनकी रियल लाइफ से, उनका कोई भी रिश्ता नहीं है उस चीज़ का, तो इससे क्या होगा? बच्चों को उसको सीखने में डिफ़िकल्टी होगी, या फिर बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर दोनों चीज़ें, या इनमें से कोई भी चीज़ नहीं। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी के दोनों ही चीज़ें, ना तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और ना ही उनको आसानी होगी, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको पढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, इसमें से कौन से टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट हैं? ट्रू फॉल्स टाइप आइटम, मैट्रिक आइटम्स, मल्टीपल चॉइस या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी ये जो सारे टेस्ट हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं। इसके अलावा करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, और भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि लगभग 8 तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमें फ्रीडम स्ट्रगल पे कैसे लिखने के लिए कहा गया, तो वो जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन, या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या नन ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चा पूरी तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा डिटेल में, तो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके क्वेश्चन मार्क। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वेश्चन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है, या फिर सेलेक्ट फॉर्म क्वेश्चन है, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन है, या डायरेक्ट क्वेश्चन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ब्लूप्रिंट, एक 3 डायमेंशनल चार्ट होता है जिसमें कि वेटेज शो किया जाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एरियाज, या फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, या फिर तीनों? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। जो भी ब्लूप्रिंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, यानी हमारे असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कंटेंट एरिया क्या है, और क्वेश्चन के क्या फॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टूल ऑफ लर्निंग है, टेक्निक ऑफ लर्निंग है, स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट है, या टाइप ऑफ लर्निंग है? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो जोन है वो किसने डिस्क्राइब किया था? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाइगॉक्सी, पिगेट, ब्रूनर या कॉलबर्ग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए,
वाइगॉक्सी, लेव वाइगॉक्सी ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल एबिलिटी साइकोमोटर डोमेन, एप्लीकेशन अफेक्टिव डोमेन एंड एटीट्यूड्स अफेक्टिव डोमेन। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन अफेक्टिव डोमेन, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज अ रूब्रिक। रूब्रिक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल, वर्क इवेलुएटिंग टास्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, एजुकेशनल प्रोसेस विच आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, या प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है वर्क इवेलुएटिंग टास्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया, तो ये होता है हमारा रूब्रिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन दी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है सब्जेक्ट में वो, या फिर उनकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, या फिर दोनों के बारे में, या किसी के बारे में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के बारे में। सब्जेक्ट के साथ साथ जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसके जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया जाता है, तभी वो एक प्रोग्रेस है, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल भी उनकी क्या प्रोसेस हो रही है और एज अ स्टूडेंट भी, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। तो व्यू ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग एक एक्टिव रिसेप्टिव प्रोसेस नहीं है, स्टूडेंट को हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है लर्निंग में, लर्निंग एक एक्टिव और मीनिंगफुल प्रोसेस है, या फिर लर्निंग एक सेल्फ सेंटर्ड प्रोसेस है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग एक एक्टिव और मीनिंगफुल प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिलेड रिस्पॉन्स, डिफेक्ट इन सोशल इंटेलिजेंस, डिले इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, एबिलिटी टू रिमेंबर। तो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चा होता है वो याद नहीं रख पाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा एबिलिटी टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि मेंटली रिटार्डेड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे नॉट और कहाँ पे नॉट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है पर हम नॉट को भूल जाते हैं, तो इसलिए नॉट का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। विजुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पे फ्लैश कार्ड, टॉकिंग बुक, साइन लैंग्वेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें से चूज़ करना है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो मैं क्वेश्चन में पता चल गया कि किसके लिए क्या यूज़ करना है, इसमें ये चीज़ बताई हुई है। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो हम उनके लिए टॉकिंग बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बी होगा इसका। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हम लोग साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लो विजन वालों के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटी वालों के लिए हम फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट मैच वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट एट क्लासरूम लेवल कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू। अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो क्लासरूम लेवल पे उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, 4 ऑप्शंस है। लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड स्पीकिंग, आस्किंग फॉर रिपीटिशन फ्रिक्वेंटली, ऑडियोमेट्री टेस्ट बाय टीचर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों सही है। कि अगर उसको लिंग्विस्टिक स्किल्स में प्रॉब्लम है, कोई रीडिंग स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, या रिपीटिशन वो चाहता है बार बार, तो इसका मतलब उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, डिसग्राफिया इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद। डिसग्रेफिया वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या परेशानी होती है, रीडिंग में, कैलकुलेटिंग में, राइटिंग में, या पेइंग अटेंशन में। तो उनको परेशानी होती है राइटिंग में। जिसको भी अगर डिसग्रेफिया है तो उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, मल्टी सेंसरी अप्रोच का क्या मतलब होता है, ऑडियो विजुअल मोड का इस्तेमाल करना, या सेवरल सेंस मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करना, यूज़ ऑफ टेक्टाइल मोड, या यूज़ ऑफ काइनेस्थेटिक मोड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सेवरल सेंस मोडालिटीज़, यानी अलग अलग हम सेंसेस का इस्तेमाल अगर करेंगे एक टाइम पे तो उसको हम मल्टी सेंसरी अप्रोच बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क एनालिसिस क्या होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। डिसाइड द कंटेंट, व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू टीच, क्या इसको हम टास्क एनालिसिस बोलते हैं। या कॉम्प्लेक्स टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स, क्या इसको हम बोलते हैं। यानी जो अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम स्टेप्स में ब्रोकन डाउन कर ले, क्या इसको बोलते हैं। या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कॉम्प्लेक्स टास्क को जब हम स्टेप्स में ब्रोक डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स।
एक टीचर होने के नाते अगर हमें लड़कियों की एक अच्छी इमेज दिखानी है, उजागर करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बल्कि 4 ऑप्शंस हैं। टू प्रमोट देयर एबिलिटी, उनके एबिलिटी को प्रमोट किया जाए, उनको कभी भी टास्क में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए कि ये लड़कियाँ कर सकती हैं, ये लड़के कर सकते हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए मोटिवेट किया जाए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मैस्लो की जो थ्योरी है नीड्स की, उसमें सीक्वेंस क्या है नीड्स का? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वैसे हमारे पास 5 इसमें चीज़ें दी गई है, उनको हमें अरेंज करना है। साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, लव एंड बिलोंगिंग्स। तो इसमें हमें सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो है हमारा फर्स्ट, यानी सबसे पहला जो हमारी नीड होती है वो होती है हमारी साइकोलॉजिकल। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी, उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग्स, देन आता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, और सबसे लास्ट में आता है हमारा थर्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हमने सीडीपी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आज। बाकी के जो सेक्शन हैं हमारे पेपर सेकंड के, वो हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।